स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग दरअसल समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जो चाइना और जो है ताइवान और भारत भी शामिल होगा इसमें इस मुद्दे में, क्योंकि हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है जो ताइवान और जो है चाइना के बीच जो झगड़ा चलते रहता है उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। आज हम लोग इस खबर में जो है ना बेसिकली उसी पे जो है बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो है तकरीबन जो है आज थर्सडे की बात है। थर्सडे के दिन जो है क्या होता है कि ताइवान की तरफ से जो है कुछ कल्चरल ऑफिस जो है खोले जाते हैं मुंबई में। और इसको लेकर जो है जब यहाँ पे ऑफिस खोला गया, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑफिस जब खोला गया कहाँ पे, तो मुंबई में जब खोला गया, इसी को लेकर जो है ताइवान जो है गुस्सा हो गया। ताइवान भारत पे जो है नाराजगी व्यक्त किया कि भैया ऐसा है कि आपने ये ठीक नहीं किया कि ताइवान को आपने जो है इंडिपेंडेंट रूप से आपने जो है हक कैसे दिया कि वो आपके साथ इस तरीके से व्यापार करे, और इस तरीके से जो आपको इकोनॉमिक जो है सेंटर खोलने का ये राइट आपने कैसे दे दिया उसको। तो दरअसल यहाँ पे समझने वाले हैं इसी बात को लेकर कि ये ताइवान को लेकर जो है ये बोलने वाला चाइना कौन होता है। चाइना जो है ताइवान कुछ भी करे उसमें चाइना की उस तरीके से परेशान है। मैंने टाइटल भी लगाया है कि जो है यहाँ पे जब भारत और जो है जब बात आती है भारत और ताइवान की तो उसमें चाइना क्यों है परेशान, ऐसा मैंने टाइटल लगाया है। आपने जैसा देखा भी होगा। तो दरअसल उसी खबर को बहुत डिटेल में आज समझने का प्रयास करेंगे, इसके पीछे कहानी क्या है, पूरी कहानी समझने का प्रयास करेंगे कि चाइना इस तरीके से क्यों रिएक्ट करता है जब भी कोई इंडिपेंडेंट तरीके से वो किसी के साथ व्यापार करना चाहता है ताइवान, तो क्यों भड़क जाता है वो उस देश पे जिसके साथ वो व्यापार करना चाहता है। न केवल उस देश पे, साथ साथ में ताइवान पे हमेशा वो परेशान करने का प्रयास करता है इस तरह के हरकतों के लेकर। तो दरअसल क्या है कहानी, पूरी की पूरी कहानी जो आज स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं खबर आपको बता दूं। देखिए तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि खबर में जो है यहां पे क्या है, देख सकते हैं कि ताइवान क्या किया है। ताइवान हैज ऑफिशियली, ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं कि ताइवान हैज ऑफिशियली ओपनड इट्स थर्ड मिशन इन इंडिया। तीसरा मिशन है। इससे पहले कहां पे हुआ था, तो इससे पहला न्यू जो है ना दिल्ली में हुआ था, वो अब समझेंगे आगे। तो यहाँ पे ये थर्ड मिशन है, कहां के लिए, इंडिया के लिए। द तपाई इकोनॉमिक एंड द कल्चरल ऑफिस इन मुंबई, मुंबई में खोला गया है। एंड दिस न्यू ऑफिस एम टू द एनहेंस कॉपरेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड में और बेहतर होगा, इन्वेस्टमेंट वो लाएगा, और साथ साथ में कल्चर एंड और सारी चीजों को लेकर यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन जो है हमारा और ताइवान के बीच बढ़ेगा। इस तरह को लेकर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ऑफिस खोला जाता है। और इसको लेकर जो है वहां पे जो चाइना का जो वहां पे उसका आप समझिए जो विदेश मंत्री है, तो विदेश मंत्री का जो प्रवक्ता है उसके द्वारा जो है यहाँ पे मैसेज आता है कि इंडिया ये आपने ठीक नहीं किया है। और उसने क्या किया है, यहाँ पे प्रतिक्रिया जाहिर किया है, उसने नाराजगी व्यक्त किया है कि आपने इंडिपेंडेंट तरीके से इनके साथ व्यापार कैसे किया, और इस तरीके के सेंटर जो है ना बनाने का आदेश आपने कैसे दे दिया उनको। इसी को लेकर सारी खबरें हैं। तो सबसे पहले इतिहास समझेंगे कि दरअसल इन दोनों के बीच झगड़े के पीछे का कारण क्या है। ये क्यों कहता है चाइना हमेशा इस बात को लेकर क्यों जोर देता है कि ताइवान तुम अलग नहीं हो, ताइवान तुम हमारे साथ हो, तुम हमारे जो है अंग हो, और इस तरह की बातें करके हमेशा उसको डराने का प्रयास करता है जबकि वो खुद को एक देश मानता है। चलिए कहानी क्या है, शुरुआत करते हैं आज पूरी की पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये चाइना जो है क्यों इस तरह की बातें करता है, क्यों उसको डराने का प्रयास करता है हमेशा, इसके पीछे का मुख्य कारण है। देखिए किसी भी देश में जो आपको पता होगा लड़ाई है अधिकार को लेकर कि भैया हम चाहते हैं, जब हमने खुद को अपना देश डिक्लेयर किया है तो भाई हमें सुकून से रहने दो, हमें क्यों परेशान करते हो आप, जब हमसे आपसे हम अलग हुए हैं तो तुम क्यों परेशान करते हो हमें। तो बात है दरअसल आधिकारिक लड़ाई को लेकर। मेन लड़ाई क्या है, अधिकार को लेकर कि भैया हमारा अधिकार आप क्या कर रहे हो, छीन रहे हो। तो मेन लड़ाई आधिकारिक पहचान को लेकर है। किस तरह की पहचान को लेकर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीआरसी और आरओसी को लेकर। पीआरसी कहता है यानी इसको बोलते हैं पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पे इसको बोलते हैं पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, और दूसरा जो है रिपब्लिक ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं चाइना। ये दो जो है यहाँ पे जो जो विचार है इसी को लेकर पूरी की पूरी लड़ाई है। इस लड़ाई को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1800 जो है 95 से पहले, 1895 से पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे चिंग राजवंश हुआ करता था। कहां पे, ताइवान में। 1895 से पहले की बात है, वहां पे जो राजवंश हुआ करता था चिंग राजवंश हुआ करता था।
और उस राजवंश के दौरान चीन ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। आपको पता है चीन का नेचर ही ऐसा है कि वो क्या करता है, अलग अलग देशों को कब्जा करने का प्रयास करता है। जैसे आपको पता होगा तिब्बत को किस तरीके से कैप्चर किया है, तो इस तरीके से उसका जो है एक स्वरूप रहा है। तो उसने क्या किया है, यहाँ पे चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया। कब? जब यहाँ पे चिंग राजवंश हुआ करता था। अब चिंगवर जब राजवंश यहाँ पे था तो उसी दौरान इसने ऐसा हरकतें किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, 1895 का घटना जो है आपको शायद याद होगा कि चीन और जो है जापान के बीच यहाँ पे झगड़ा हो जाता। जब इसको ये कंट्रोल में ले लिया था, उसके बाद की घटना 1895 में क्या किया, दोनों के बीच युद्ध होता है। किसके किसके बीच? आपको पता है जापान जो है ना हमेशा से लड़ाकू रहा है, अब वो शांत हुआ है। इसके पीछे का कारण है वर्ल्ड वॉर सेकंड में मात खाना। वर्ल्ड वॉर सेकंड में हारने के बाद जो है स्थिति ऐसी बनी थी कि वो जो है फिर शांत हो पाया है, और अमेरिका शांत किया, आपको पता है। उसके जो है यहाँ पे परमाणु बम गिरा के हिरोशिमा नागासाकी में जो है उसने क्या किया, जब परमाणु बम गिराया 1945 में, उसके बाद जो है उसकी बोलती बंद हुई है। समझेंगे उसके बारे में कभी कहानी। तो सबसे पहले 1895 में क्या किया, यहाँ पे जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो यहाँ पे फाइनली जापान जीत गया। जब जापान जीता तो जीतने के बाद क्या किया, यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ पे ये जो तिब्बत का हिस्सा, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझा देता हूँ ये है कहाँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। तो सबसे पहले मैं मैप में आपको दिखाऊं कि कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए, ये देखिए पहले चाइना का ये हिस्सा देखिए, ये जो आप चीन देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो चीन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो चीन देख रहे हैं, उसके बगल में इंडिया को देख रहे हैं, है ना, मंगोलिया देख रहे हैं, रसिया है, जापान है। इसके देखिए यहाँ पे छोटा सा हिस्सा आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, यही है ताइवान, और बातें इसी की हो रही है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, पहचान को लेकर लड़ाई यहाँ पे चल रहा है। तो 1895 में क्या हुआ, दोनों के बीच युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जापान जीत जाता है और क्या करता है, तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और उसके बाद स्थितियां ये होती है कि वापस से जब 1945 में जब युद्ध होता है, 1945 में मतलब आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जब युद्ध होता है तो 1945 में जब युद्ध समाप्त हो रहा होता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे वापस से इस बीच जो है क्या करना पड़ता है, उसको रिलीज करना पड़ता है। किसको रिलीज करना पड़ता है, तो तिब्बत को, क्योंकि ये हार जाता है उस स्थिति में। जब ये हारता है तो हारने के बाद क्या होता है, तिब्बत को रिलीज करता है, और जब रिलीज होता है तो इसी बीच क्या करता है, यहाँ पे चाइना फिर से इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और चाइना जब फिर से कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद स्थितियां क्या बनती है, उसके बाद स्थितियां ये बनती है कि जब वो कंट्रोल करता है, उसके बाद 1949 की बात है, आप अगर देखेंगे तो 1949 तक जो है यहाँ पे आते आते, तो मैं आपको बता दूं ये जापान जो है ना वर्ल्ड वॉर में जब हार जाता है, उसके बाद 1945 में ये चाइना फिर से कंट्रोल कर लेता है। और कंट्रोल करने के बाद मैक्सिमम जो लड़ाई यहाँ पे आपको पता होगा राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट को लेकर, ये क्या है अभी समझेंगे, कम्युनिस्ट और जो है ना यहाँ पे क्या है, तो अभी इस मामले को अभी समझेंगे डिटेल में। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पे जो मेनली जो है यहाँ पे विवाद है नेशनलिस्ट पार्टी को लेकर, और साथ ही साथ सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको लेकर यहाँ पे विवाद है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर आप देखें तो 1949 में क्या होता है, कम्युनिस्ट जो है जीत जाता है। कैसे जीतता है, किससे जीतता है, तो लगातार इन दोनों के बीच जो है गृह युद्ध कर यहाँ पे लगातार रूप लेता है। इन दोनों के बीच जो है 1927 से लेकर 1950 तक युद्ध चलता है लगभग। इन दोनों के बीच जो है किसके बीच, ताइवान और इसके बीच एक गृह युद्ध चलता है। क्यों, दो विचारधारा को लेकर, एक विचारधारा राष्ट्रवादी है और दूसरा विचारधारा जैसे कि मैंने बताया कम्युनिस्ट है। इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो क्या होता है यहाँ पे फाइनली जो है 1927 तक, 1927 से लेकर 1950 के बीच दोनों के बीच क्या होता है, टसन होना चालू हो जाता है, क्योंकि दो विचार वहां पे जन्म ले लेता है। और दो विचार, एक विचार होता है कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए कम्युनिस्ट का मतलब नॉर्मली मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा विचारधारा जहां पे क्या होता है, मजदूरों का शासन हो, जहां पे जो है जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उसका शासन हो। तो यहाँ पे बेसिकली अभी फिलहाल ये समझिए कम्युनिस्ट का मतलब कुछ और नहीं, कम्यून लोग, कम्यून मतलब सामान्य लोग सत्ता में रहेंगे। कम्यून का मतलब क्या होता है, सामान्य लोग, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो क्या करेंगे, जो कृषक वर्ग है वो क्या करेंगे, शासन में यहाँ पे स्टैब्लिश होंगे, वो शासन में बैठेंगे। तो बेसिकली क्या है, यहां से ये विचार जो है उपजता है कम्युनिस्ट को लेकर। ये विचारधारा देने वाला आपको पता ही है, जो मार्क्सवादी जो है, यानी कि जिसके बारे में हम कहते हैं मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद ने ही जो है क्या हुआ, इसका चरम रूप जो माना जाता है, मार्क्सवाद का जो चरम रूप माना जाता है उसको बोलते हैं साम्यवाद। ठीक है, तो उसी के बाद मैंने ये कभी सेशन में बताया होगा, किसी सेशन में। तो दरअसल आपको क्या है, मार्क्सवाद से ये सारी विचारें कहां से निकलती है, तो कार्ल मार्क्स एक नाम करके व्यक्ति हुआ करते थे,
उनके द्वारा सिद्धांत ये दिया गया था। उसके बाद जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जो है ना विचार बना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है, जब वहां पे अगर हम बात करें रशिया में, तो एक व्यक्ति हुए बहुत ही शानदार व्यक्ति, इनका नाम था लेनिन, उनके द्वारा जो है कम्युनिस्ट पार्टी शुरुआत किया गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी आमतौर पे क्या है, जैसे कम्युन लोगों की पार्टी है। जब मार्क्सवाद जो है शुरुआत में क्या हुआ, जब आया यहाँ पे, तो मार्क्सवाद जब विचार जब चलना चालू हुआ, तो वहां पे लीडरशिप की बात नहीं थी कि मार्क्सवाद एक सिद्धांत दिया कि क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब अमीर और गरीब के बीच झगड़ा होगा, और झगड़ा होने के बाद पूरा स्टेट का जो कंसेप्ट चलता है, राज्य का जो कंसेप्ट चलता है, जो ऊंचा नीचा, गरीब छोटा बड़ा, ये सब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उस विचार को हम लोग बोलते हैं साम्यवादी विचारधारा। वो विचारधारा जो है अब तक आया नहीं है, वो विचारधारा अब तक एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन उसी के आसपास का विचारधारा जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जो मतलब विचार होता है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा शासन जिसमें क्या होता है कि कम्युन लोग, जो सामान्य लोग क्या होंगे, यहाँ पे शासन व्यवस्था में आएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली इतना समझिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर पूरा डिटेल में अगर बात करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे फिलहाल ये बातें आपको समझनी। कम्युनिस्ट का मतलब ये होता है राष्ट्रवादी, ये विचार के जो लोग थे, इनका मान ये डेमोक्रेटिक तरीके के लोग थे। ये क्या है, अपने राष्ट्र प्रेम को लेकर क्या होता है, यहाँ पे जो भावना थी कि भैया हम लोग जो है क्या करेंगे, एक डेमोक्रेसी जैसी कोई व्यवस्थाएं बनाएंगे जिसमें क्या होगा, हम लोग मतलब उसमें ठीक से क्या करेंगे, इन विचारधारा। क्योंकि देखिए आपको पता है कि चाइना जो है ना, ये चाइना अगर आप देखेंगे तो कहता तो खुद को है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो दरअसल क्या है, एकदम से आप समझिए कि वो डिक्टेटर जैसा वहां पे शासन चलता है। आपको पता ही होगा कि वहां पे कहने के लिए वो जो है लोकतंत्र कहने के लिए है, लेकिन दरअसल वहां पे लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आज भी लोग वहां पे काफी हद तक मानते हैं कि दुनिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो अपने पास रखता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी उसके पास है, इतने पैसे हैं उसके पास। लेकिन बावजूद इसके क्या है, वहां पे लोग अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं, आजादी की लड़ाई लड़ते हैं कि भैया हमें बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलता है। जैसे भारत हो या अन्य अमेरिका जैसा देश हो, यहाँ पे स्वतंत्रता को लेकर जितनी बात की जाती है उतना स्वतंत्रता वहां पे है नहीं। इस बात को लेकर काफी लड़ाई वहां पे चलती है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये लोग जो है उनके विचार से मेल नहीं खा रहे थे। अमेरिका जो मतलब जो चाइना है उसके विचार से मेल नहीं खा रहा था, और ऐसी स्थिति में क्या है, इन लोगों ने विचार किया। जब युद्ध होता गया लगातार 1927 से लेकर, इसको कब कैप्चर कब किया था, तो मैंने बताया था आपको 1895 से पहले। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जैसा मैंने बताया कि वहां पे एक राजवंश था, चिंग राजवंश जो था, यहां पे जो चिंग राजवंश था, तो चिंग राजवंश जो है यहां पे जाने के बाद यानी कि इसी के दौरान क्या किया, उसने कैप्चर कर लिया चाइना ने। और फिर जो है यहां पे क्या हुआ, जब इसके बाद यहां पे युद्ध हुआ किसका, तो यहां पे जापान और इसका, यहां पे चीन का जब युद्ध होता है तो फिर कैप्चर कर लेता है ताइवान को, और 1945 में फिर रिलीज करता है, क्योंकि वर्ल्ड वार जब होता है तो वर्ल्ड वार में क्या होता है, उसकी हार हो जाती है। ऐसी स्थिति में ताइवान को छोड़ना पड़ता है, और जब वो छूटता है तो फिर क्या करता है, यहाँ पे ये कैप्चर कर लेता है चाइना। और उसके बाद ये युद्ध होते हुए गृह युद्ध तो चल ही रहा था, यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई तो चल ही रहा था। और इसी बीच क्या हुआ, फाइनली जो है ना डिसाइड किया किसने, ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जो यानी कि जो दूसरे जो है जो ताइवानी जो लोग थे, उनका जो है ना फाइनली विचार आया कि भैया यहाँ पे जो है हम सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे जिस तरीके से शासन चल रहा था, ऐसी स्थिति में इसने डिसाइड किया कि अब क्या है, वो यहाँ पे चाइना में नहीं रहेगा, क्योंकि ये युद्ध गृह युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पे लगातार बनी हुई थी। और फाइनली ये क्या किया, यहाँ से निकल के भाग गया, कहाँ पे, ताइवान में। और ये विचारधारा जब यहाँ से निकल के गया तो वहां पे जाके बस गया, जिसको हम लोग आज के डेट में ताइवानी के रूप में जानते हैं। तो ताइवान जो है वहां पे शरण लेता है, राष्ट्रवादी लोग जो है बेसिकली वहां पे शरण लेते हैं, और इस तरीके से नए जो है यहाँ पे राष्ट्र का जन्म होता है, जिसको ताइवान के नाम से जाना गया। तो ताइवान जो है बेसिकली क्या है, एक छोटा सा जगह, जैसा कि मैंने आपको दिखाया छोटा सा जगह है। उससे पहले राजवंश वहां पे राजा रहा करते थे वहां पे, लेकिन वो डेमोक्रेटिक बना तब जब यहाँ पे ये लोग यहाँ पे पहुंचे, राष्ट्रवादी लोग हैं, जब वहां पे पहुंचे तब जाके उसको माना जाता है कि वो एक डेमोक्रेटिक वहां पे कंट्री बन पाया, क्योंकि उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज अपनी सरकार है उनकी, सब चीज अपना झंडा है उनका, सब कुछ अपना है। तो बावजूद इसके क्या होता है, चाइना कहता है कि नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अंग हो। और इस तरीके से क्या करता है वो, जबकि चाहता नहीं कि हम तुम्हारे साथ रहें, लेकिन वो डरा हुआ है इसी बात को लेकर, जो कि आप समझ सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई है। हालांकि राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट को लेकर कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर जब बात करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो बेसिकली मैंने आपको बातें समझाई कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही है, तो समझ गए। तो इसीलिए जो है चाइना क्या करता है, इसको यहाँ पे परेशान करने का प्रयास करता है कि तुम देखो, तुम जो है हमसे अलग नहीं हो, तुम मेरे अपने हो,
तो यहाँ पे कहता है कि देखिए अब आरओसी जो है, आरओसी और जो है यहाँ पे सीपीसी का क्या मतलब होता है। जब यहाँ पे वहां पे सरकार गई, जब ताइवान यहाँ से, ताइवानी जो यहाँ पे राष्ट्रवादी लोग जब यहाँ से चले गए, तो वहां पे स्थापना करता है वो आरओसी का, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब होता है कि भैया अब जो है हम क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब जिसके ऊपर कोई शासन नहीं है, हमारा शासन हमारे व्यक्ति का होगा। यहाँ पे जो सबसे सर्वोच्च पद होगा ना, वो हमारे यहाँ हमारे ताइवानी लोगों का एक सर्वोच्च व्यक्ति होगा, जो कि यहाँ पे खुद को ये डिक्लेयर करता है। लेकिन ये कहता है, जबकि कौन, चाइना कहता है कि तुम हमारे अपने हो और सीपीसी के अंदर आते हो। सीपीसी का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये कहता है तुम हमारे अंदर आते हो भाई, तुम इतना परेशान कह रहे हो, इतना उड़ कह रहे हो, तुम हमारे अंदर आते हो। और वैसे स्थिति में क्या है, यहाँ पे ये सारी कंफ्लिक्ट यहाँ पे चल रही है। तो आज भी ये दावा करता है कि भैया तुम वन पॉलिसी, ये चलाता है कि वन पॉलिसी चाइना के तहत कहता है कि ताइवान जो है तुम संप्रभु नहीं हो। संप्रभु का मतलब यानी कि तुम जो है सोवरीन नहीं हो। इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारा निर्णय जो होगा ना, नेशनल और इंटरनेशनल जो निर्णय होगा वो तुम नहीं लोगे। जैसे भारत लेता है विदेशी मामले में किस तरीके से काम करना है, घर के अंदर कैसे काम करना है, ये हमारे देश का व्यक्ति ही तय करता है। वो कहता है तुम संप्रभु नहीं हो, तुम अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कंट्रोल हमारा रहेगा भाई। तो ऐसी स्थिति में ये दावा करता है कि भैया तुम जो है संप्रभु नहीं हो। तो यहाँ पे कहता है एक ही चाइना एग्जिस्ट करता है। ये कहता है केवल एक ही चाइना दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो एक ही चीन है। ताइवान उन्होंने कुछ होता नहीं है। ताइवान दरअसल एक हिस्सा है, ऐसे समझिए। मान लेते ये भारत है, तो भारत का एक हिस्सा है ना, यहाँ झारखंड एक हिस्सा है, जो है बिहार एक हिस्सा है। तो वो उसी प्रकार से कहता है भैया तुम कुछ नहीं हो, चाइना एक देश है और देश के अंदर ही आता है ताइवान। वो इस तरह की क्लेम करता है। अब समझिए, इसी को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद चलते रहता है, लंबे समय से चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चूंकि ये चाइना क्या है ना कि बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़े के साथ इकोनॉमी बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे सेकंड जो है लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी अपने पास रखता है। थर्ड अगर देखें तो यहाँ पे जैसे कि जापान के पास है, उसी प्रकार से फर्स्ट अमेरिका के पास है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी रखता है और ये कहता है, इसीलिए कोई जो है ना सीधा मुंह इससे जो है ना दुश्मनी लेता नहीं है। कहता है देखो जो चाइना कह रहा है हम बिल्कुल इसी को मानेंगे। कहता है कि चाइना जो कह रहा है वन नेशन पॉलिसी के तहत कहता है कि संप्रभु नहीं है, तो यूएसए सहित कई देश मानते हैं। भारत जैसे देश में इवन जो है डायरेक्ट दुश्मनी चाइना से लेता नहीं है। वो भी कहता है कि भैया हम ठीक है, हम जो है क्या करते हैं, हम आपको मानते हैं, हम आपको आपके साथ व्यापार करते हैं। वो करना चाहता है इंडिपेंडेंट तरीके से तो हम भी करते हैं, लेकिन हम आपको देश का मान्यता, हम तो चाइना को ही देश मानते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, यहाँ पे बातें समझाने का प्रयास करता है। यूएसए सहित अनेक देश जो है इसको मान्यता देते हैं कि भैया तुम जो है एक ही चाइना हो। चाइना तो एक ही है, सी जिनपिंग वाला, बाकी तो कोई है ही नहीं। संप्रभुता यहाँ पे क्या होता है, संप्रभुता मान्यता बिना। यहाँ पे ये कहता है कि तुम संप्रभु नहीं हो, लेकिन बावजूद इसके क्या करता है, ये बिजनेस करता है। अमेरिका जैसा देश तो मौका देखता है, यहाँ पे क्या करता है, वो पिंच चुभोते रहता है कि देखो ऐसा है ताइवान, तुमको वो क्या करेगा ना, परेशान करते रहेगा। कौन? तो यहाँ पे जो चाइना है तुमको परेशान करेगा। ऐसे में क्या होगा, तुमको अपने आप को मजबूत करना होगा। कैसे करोगे, हथियार खरीदो, क्योंकि अमेरिका हथियार बनाता है और वो बिजनेस व्यापार करता है उसके साथ। तो कहता है भैया हमसे आप जो है ना बिजनेस करो। वो हर जगह पे मौका तलाशता है। देखिए ये युद्ध करवाने वाला व्यक्ति जो है ना कोई और नहीं होता है, ये बड़े बड़े देश होते हैं। ये बड़े बड़े देश ही जो है ये सब प्लान करते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े बड़ा हथियार बनाता है। जब हथियार बनाता है, वेपन बनाता है, तो वो चाहता है बिकना, उसको बेचना भी है। और बेचने के लिए क्या करता है, इससे उसको झगड़ा दिया, उसको इससे झगड़ा लगवा दिया, और इस तरीके से क्या करता है पूरी दुनिया में वो पॉलिसी चलाते रहता है बड़ा बड़ा देश। और यही जो है अमेरिका हर जगह पे ढूंढता है। कहता है अच्छा चाइना तुमको परेशान कर रहा है, तो मेरे यहाँ से ये सारा वेपन खरीद लो, ये सारा हथियार खरीद लो, ताकि तुम सुरक्षित रहो अपने आप को। तो हर जगह भी ये क्या करता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है, ताकि उसका व्यापार ठीक से चल सके और दुनिया के सबसे टॉप इकोनॉमी बन के वो रह सके। इसलिए ये सारी बातें करता है वो। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, तो अमेरिका कहता है ठीक है आप संप्रभु नहीं मानते, लेकिन बावजूद के क्या करेंगे, आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं। केवल बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, उसको देश कहाँ मान रहे हैं। तो इस तरीके से बातें वो करके क्या करता है, उनके साथ इस तरीके से ये करता है। ताइवान खुद को जो है ना, खुद का अपना सरकार है, वहां पे अपना संविधान है, लोकतंत्र खुद को मानता है इसके साथ। लेकिन वो खुद को क्या होता है ना कि चीनी नहीं मानता है। वो कहता है हम चीन वाले नहीं है भैया, हम ताइवानी हैं। और खुद को ये इस तरीके से क्या करता है, वहां पे डिफाइन करने का प्रयास करता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से। और यही यहाँ पे जो है जब आया तपाइक जो है इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोलने के लिए आया, पहले मुंबई, यही थर्ड है अभी जो आया है, ये थर्ड ऑफिस है उसका। इससे पहले न्यू दिल्ली में है, और उससे पहले जो है 2012 में जो है यहाँ पे देखे तो चेन्नई में खुला था, उससे पहले दिल्ली में खुला था 1995 में। तो इस तरीके से विवाद इसी को लेकर है कि भैया चाइना कहता है कि देखो भारत तुमने ठीक नहीं किया, ये सेंटर खोलने कैसे दे दिया तुम, जबकि हम तो जो है यहाँ पे मानते हैं कि ये जो
चाइना है, चाइना तो एक ही है और आप हमारे साथ बिजनेस करो। तो वो कहता है, भारत भी कहता है कि भैया हम कहाँ उसको मानते हैं देश, आप ही को मानते हैं। बट क्या करते हैं, केवल उनके साथ व्यापार कर रहे होते हैं। व्यापार करने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वो चाहता है इंडिपेंडेंट तरीके से हमारे साथ व्यापार करना, तो हम करते हैं। और वो हम उसको कहाँ, हमारा अगर वो हमको उसको देश मानते हैं तो वहां पे अपना एम्बेसडर रखते हैं, क्योंकि कंडीशन होता है ना कि जब भी हम राजनयिक संबंध बनाते हैं किसी के देश के साथ तो वहां पे अपना राजदूत बैठाते हैं। तो वैसा तो हमने किया नहीं है। हाँ, ये चीज है कि हमने वहां पे अधिकारी जो है बैठाया है, वहां पे जो है कुछ जो है, जो यहाँ पे कुछ अधिकारी को हमने क्या किया है, वहां पे जरूर रखा हुआ, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखने के लिए रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे क्लेम करता है कि वो भी जब आता है तो आधिकारिक रूप से वो जो है ना, उसका भी एम्बेसडर तो होता नहीं है, वो भी क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे जो आता है तो उसके मुख्य रूप से क्या होता है, अधिकारी होता है। तो दुनिया के सामने ये इस तरीके से बातें करते हैं, कहते हैं भैया वो जब हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, जब इकोनॉमिक रिलेशन रखना चाहते हैं, यहाँ पे सांस्कृतिक रिलेशन रखना चाहते हैं, तो उसमें आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से क्या करता है, भारत चीजों को बिगड़ने से रोकने का प्रयास करता है, ताकि चाइना भी ना भड़के और साथ साथ में ताइवान के साथ भी हमारी ठीक ठाक जो है ना स्थिति बने। देखिए दुनिया का लगभग देश जो है ना चाहता है कि और जानता है कि जो है ताइवान एक देश है और उसको मान्यता मिलना चाहिए, लेकिन ये केवल और केवल चुप रहते हैं, केवल चाइना के दबदबा के वजह से, चाइना का जो है बढ़ता स्वरूप है, इसके वजह से क्या होता है यहाँ पे, ये इस तरीके से जो है ना लोग डायरेक्ट सामने आके बोलते नहीं है। तो स्थितियां मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि दरअसल इन दोनों के बीच जो है ना घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका हर जगह जैसा बताया ना, अमेरिका तो चाहता ही है कि दोनों देश लड़े, ताकि जब लड़ेंगे तो दुनिया भर का नुकसान होगा। अगर चाइना और उसमें लड़ाई होता है, किसमें, तो अगर ताइवान में झगड़ा होता है तो दुनिया भर का फायदा किसको होगा, अमेरिका को होगा, क्योंकि जब कोई युद्ध में लड़ जाता है, भिड़ जाता है, तो उसका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। और चूंकि आपको पता है चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सेकेंड इकोनॉमी वो रखता है अपने पास, ऐसी स्थिति में युद्ध वो तो करना चाहेगा नहीं। तो इसीलिए क्या है, इसका अमेरिका हर जगह पे फायदा उठाता है, हथियार बेचता है, ये तमाम तरह की चीजें करता है। तो चाइना भी जो है अभी इसी तरीके से क्या चाह रहा है कि मतलब मौखिक रूप से अगर बात करता क्या है ना, वो डराने के लिए वो उसको क्या करता है, ये जो ताइवान उसको डराने के लिए क्या करता है, जब भी इस तरह का एक्टिविटी करेगा ना तो अपने यहाँ से क्या करता है, वो कुछ विमान को क्या करता है ऊपर उड़ाने लग जाता है, चारों तरफ जो है ना वहां पे घुमाने लग जाएगा उसको डराने के लिए कि देखो कभी भी हम आपको क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, मार सकते हैं। और इस तरीके से धमकी वो देता है। वो अपना वायु विमान को क्या करता है, उड़ा के चारों तरफ जो है ना शो करता है कि हमारी ताकत को आप जानते हो। और वो भी जानता है, ताइवान भी जानता है कि हमको जब चाहिए चाइना हमको बर्बाद कर सकता है, इसीलिए बेचारा डरा डरा से रहता है, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सारे मामले जो है यहाँ पे हमारे बीच आते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है, ये देखिए तपई ये जगह है, यहाँ पे ताइवान का जो है ना ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये तपई है। और यही जो अभी आया, जैसा कि बताया ना कि इसी नाम से जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेंटर खोला हुआ है, और इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद है, जैसा कि आपने जान लिया होगा। ठीक है, तो ये सारी खबरें हैं। तो यहाँ पे तमाम तरह की जो खबरें निकल के आती है इसी बात को लेकर यहाँ पे दिख रही है। तो बेसिकली खबर यही है जैसा कि आपने देखा है, पूरी की पूरी बातें मैंने आपको समझा दी। हाँ, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो, जैसा कि मैंने फिर से कहा कि राष्ट्रवादी जैसे शब्द, नेशनलिस्ट क्या होता है, या फिर कम्युनिस्ट क्या होता है, या फिर अगर हम उससे पहले देखें तो अगर हम बात करें तो मैंने जैसा बताया ना कि साम्यवादी क्या होता है, ये तमाम तरह की जो बातें होती है ना, इस पे हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। क्योंकि अभी क्या है, समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, ये तमाम तरह की टर्मिनोलॉजी जो है ना, इस पे हम बात करेंगे कभी बहुत डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में बताना बहुत ज्यादा पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ जहां तक जरूरत था तो मैंने आपको बताया, बाकी जब जरूरत होगी तो मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा झगड़ा का कारण यहाँ पे बनता है। आप समझ सकते, देखिए चीन दरअसल चीनी गणराज्य या ताइवानी पूर्वी एशिया का एक देश है ना। यह क्या है, ताइवान द्वीप तथा कुछ अन्य द्वीपों से मिलकर बना है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय ताइवान द्वीप है, और इसके पश्चिमी में चीनी जनवादी गणराज्य जैसा कि मैंने आपको बताया, और उत्तर पूर्व में जापान है, और दक्षिण में फिलीपींस करके कंट्री है, वो है। पूरी की पूरी इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है आप देख सकते हैं 35,980 वर्ग किलोमीटर है। सरकार यहाँ पे जो है ये अपने आप को सेमी प्रेसिडेंशियल जो है रिपब्लिक मानती है, और जीडीपी इनका ठीक ठाक माना जाता है, $774 बिलियन के आसपास यहाँ पे माना जाता है। और आबादी भी यहाँ पे नॉर्मल ही है, 2.3 करोड़ के आसपास यहाँ पे आबादी, जो कि आप देख सकते हैं। तो यही पूरी की पूरी घटना है। आप देखें तो यहाँ पे चीन से जो है ना, अगर आप देखें तो चीन से ज्यादा दूरी नहीं है, 160 किलोमीटर की दूरी पे ये द्वीप जो है बसा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 160 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन चाइना बोलता है कि भैया तुम तो हमारे अपने हो। और इस तरीके से पूरी की पूरी ये घटनाएं सामने आती है, जो कि आप
इस पिक्चर से देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है पूरी की पूरी कहानी। अगर बात करें तो यही है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। पूरी कहानी जो है, लड़ाई के पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट कर दी है इस वीडियो में। कोई कंफ्यूजन हो या कहीं भी आपको लगता हो कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं क्या करूं और भी स्पष्टता के साथ आपको बता सकूं। तो ये तमाम तरह की खबरें जैसा कि आपको समझ में आ गया कि मुद्दा क्या है, मुंबई में जो है इसने जो है लगाया है, अपना जो है सेंटर खोला है, और इसी को लेकर सारी की सारी विवादें यहाँ पे है। किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना दिखाता है कि भैया ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये सारे पक्ष को आपने समझ लिया होगा। झगड़े का कारण मैंने आपको बता दिया कि झगड़े किस तरीके से हुए थे, और ये पूरा का पूरा मामला समझिए। हर जगह पे ये जो है तो हर जगह मौका तलाशता ही है, और बेसिकली जो है हम डायरेक्ट, कोई भी बताया ना मैंने आपको, डायरेक्ट कोई भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे चाइना से दुश्मनी मोड़े सीधी हाथ, क्योंकि वो बहुत बड़ा इकोनॉमी है उसके पास, और लगभग देश उनसे कनेक्टेड होते हैं। कई सारी जो है ना चीजें वहां पे मंगवाते हैं ताइवान से, चूंकि हम ज्यादा बिजनेस करते हैं। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर जैसी चीजों को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है ना, वो एक समझिए बहुत ही बड़ा देश माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। बहुत सारी चीजें वहां पे वो बनता है, जैसा कि सेमीकंडक्टर जैसी चीजें जो होती है ना, वो हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वहीं से मंगवाया जाता है। तो हम चाहते हैं उनके साथ रिलेशन ताइवान के साथ भी ठीक बना रहे, और यहाँ पे चाइना के साथ भी ठीक बना रहे। डायरेक्ट हम सीधे सीधे दुश्मनी किसी से नहीं चाहते हैं, और बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि हमारे देश को जो है ना, क्या जरूरत है किसी देश से दुश्मनी का। हमारा काम निकल जाए भाई, हम तो ताकि जो है ना अपना जो है ना काम निकल जाए, बाकी हमें उलझ के क्या फायदा। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए होंगे वन नेशन पॉलिसी क्या होता है। यहाँ पे यूएस हमेशा चाहता है, कहता है यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। वो नहीं चाहता है, वो भी तो कह रहा है, यूएस भी कह रहा है कि भैया हम नहीं चाहते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं मानते हैं, डायरेक्ट आपको संप्रभु देश नहीं मानते हैं, ताइवान को डायरेक्ट कोई नहीं मानता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट रूप से सब मानता है कि भैया संप्रभु हो तुम। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर वाला बनाने वाला जो है ना, ताइवान सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। देखिए पूरी दुनिया में 66% यहीं पे बनता है। आपको जो मोबाइल या कंप्यूटर में जो लगता है ना सेमीकंडक्टर जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहीं से बनता है बेसिकली। तो इसका इतना बड़ा महत्व है, ताइवान का जो है इतना बड़ा महत्व यहाँ पे माना जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको समझ आई होगी, चूंकि क्या है कि यही सारी खबर जो है दरअसल इसी चीज को लेकर था। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से क्या होता है, वो अपना पूरा का पूरा एरिया में जब उसको जो है ना डराना हो तो वो क्या करने लगता है, सैन्य प्रैक्टिस करने लग जाता है। किसके बीच, तो यहाँ पे ताइवान के बीच। बेचारा उसको वो क्या होता है, ऐसी स्थिति में वो डरने की स्थिति में आ जाता है कि भैया तुम जो है ना कभी भी हमको, और इसको डर है कि अगले कुछ सालों में कहीं ये हम पे अटैक ना कर दे। चाइना को लेकर जो है ना डर बना हुआ है ताइवान को, कि कभी भी जो है ना अगले 5 साल के भीतर, वो कहता भी तो है कि अगले 5 साल के भीतर हो सकता है ये हमारे ऊपर क्या करे, अटैक कर दे। इस तरीके से बातें यहाँ पे सामने आती है, जो कि आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए इसके बाद जो है मिलते हैं इसके बाद की जानकारी के साथ। भारत के साथ हमने बता दिया कि ताइवान के रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं, उसी प्रकार से चाइना के साथ भी रिश्ते हमारे ठीक ही हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो है अंदर से तो चाइना हमें ठीक नहीं ही लगता है, क्योंकि चाइना जो है ना आपको पता ही है कि किसी भी स्थिति में जो है ना भारत को खुश देखना नहीं चाहता। तो हम क्यों चाहें भाई, हम भी चाहते हैं कि वो भी परेशान रहे, लेकिन हम चूंकि इकोनॉमी उसकी बहुत ज्यादा है, उसके यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक एंगल से वो संपन्न है, तो वैसी स्थिति में उसका कुछ आमतौर पे जो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ छोटा मोटा तो हम भी करते हैं, जिससे वो दुश्मनी रखता है, हम चाहते हैं उसके साथ हमारी दोस्ती ठीक रहे, इस प्रकार से हम भी चाहते हैं। लेकिन दरअसल स्थितियां क्या है आप समझ सकते हैं कि कभी भी नहीं चाहता, हमारा देश तो कभी भी नहीं चाहता कि कोई देश परेशान रहे। ये हमारा पॉलिसी ही है कि हम जो है ना चाहते हैं कि दुनिया तो हम मानते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, हमारा जो है अपना जो है परिवार है। इस तरीके के विचारधारा को हम लेके चलते हैं। तो आमतौर पे हम नहीं चाहते कि कहीं भी अशांति फैले। लेकिन हाँ अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में आपको कई बार जो है क्या करना पड़ता है, पक्ष विपक्ष वो सारी चीजों को देख के जो है ना बहुत मतलब गंभीरता से निर्णय लेना पड़ता है कि कौन हमारे फायदे के लिए ज्यादा, कौन हमारे देश के लिए ज्यादा फायदा होगा। हम तो अपना देश का फायदा ही देखेंगे। हमने बताया आपको इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई किसी का ना परम मित्र होता है ना ही परम शत्रु होता है। सब अपने अपने स्थितियों का वेट कर रहे होते हैं। समय के हिसाब से क्या होता है, लोग अपने पक्ष को बदलते हैं। हमने जो है अब तक जो है अपने इंटरनेशनल पॉलिसी को बहुत शानदार बनाए रखा हुआ है, और जो कि आप देख सकते हैं अभी एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, इन्होंने जो है ना कमाल का काम किया है। और अभी देख सकते हैं पिछले कुछ समय में जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हुई है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट हुई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्यता के साथ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।